विदेशी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी का बहुत बड़ा दावा, यूएस हमले में फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमले से पहले यूरेनियम को हटा लिया गया था। हमले से पहले फोर्डो साइट से लोगों को हटा दिया गया था। तो ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमला किया उसमें उसे बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से अलर्ट था, उसने पहले से ही वहां पर इंतजाम कर लिए थे। फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यूरेनियम को हटा लिया गया था और वहां से लोगों को भी हटाया गया। अशोक सर, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा तो था पहले से, क्योंकि लगातार अमेरिका चेतावनी दे रहा था, धमका रहा था। भले उसने बीच में ये बात कही हो कि हम 2 हफ्तों का इंतजार करेंगे, लेकिन ईरान को भी तो अंदेशा रहा होगा ना, और इसीलिए शायद वो पहले से अलर्ट था और इसीलिए अब कह रहा है कि नुकसान हमें ज्यादा नहीं हुआ। जी देखिए, हाँ ये देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें जरूर ये असेस करना पड़ेगा जो कितना नुकसान हुआ है। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही आपके चैनल पर नहीं पर और कहीं कहा था, जो बिल्कुल शुरुआत में जो हमको ये असेस करना पड़ेगा जो डैमेज कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूं अगर वहां से लोग हटा लिए गए, अगर वहां से यूरेनियम वगैरह हटा लिया गया, परंतु वहां पर जो फैसिलिटी है कम से कम वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो ऐसी फैसिलिटी को दोबारा से बनाना मेरे विचार से काफी इसके ऊपर समय लगने वाला है। दूसरी बात है, देखिए वो कहते हैं हमने लोगों को हटा लिया, सारे उनके जो सबसे शीर्ष साइंटिस्ट हैं, 10 बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनको तो पहले ही दिन इजराइल ने उनको खत्म कर दिया था और सभी के नाम उन्होंने दे दिए थे और उसको डिस्प्यूट भी नहीं किया था ईरान ने। तो इसीलिए उनकी जो नॉलेज बेस है, उनका जो साइंटिफिक टैलेंट है, उसमें तो बहुत नुकसान हुआ ही है। और फोर्डो में क्योंकि ऐसा नहीं है जो केवल वहां पर यूरेनियम की बात हो, मेरे ख्याल से जो टेक्निकल लोग हैं वो उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बता पाएंगे। परंतु जिस प्रकार की हानि ये फोर्डो में B-2 बॉम्बर्स ने की है, मेरे विचार से वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इन एनी केस जो नतान्ज में है और जो इस्फहान में है, वहाँ पर भी बड़े इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसको शायद इतनी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसको इजराइल ने पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। देखिए, अमेरिका के हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की अपील ये कहते हुए कि सभी पक्ष से पीछे हटे, सभी पक्ष पीछे हटे, तो सभी पक्ष से पीछे हटने की अपील यूरोपीय यूनियन भी कर रहा है। इलाके में शांति स्थापित होनी चाहिए, शांति की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी। तो इसको लेकर ये बड़ा अपडेट, सभी पक्षों से पीछे हटने की अपील की है यूरोपियन यूनियन ने युद्ध के हालातों के बीच। और अमेरिका के हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की यह अपील कि इस इलाके में शांति स्थापित होनी जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल देखिए कि सब शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये पूरा इलाका और ज्यादा अशांत होता जा रहा है। अशोक सर, यही हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि शांति की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन शांति स्थापित होगी कैसे, फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीनी इसमें, परंतु इसमें यह देखना होगा जो अगर ये जो युद्ध है केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच में हम सीमित कर सकते हैं, तो तब इसको क्षेत्रीय युद्ध के रूप में ये बढ़ेगा नहीं। क्योंकि देखिए, शुरुआत जब हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, तब लोग यही कह रहे थे, जो ये भी बिल्कुल एकदम पैन यूरोपियन हो जाएगा, 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वगैरह। अभी करीब 3.5 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 में शुरू हुआ, 3 साल से ऊपर हो चुका है, परंतु वो अपनी सीमाओं से ऊपर नहीं बढ़ा है। हालांकि हम देखते हैं स्वीडन और फिनलैंड ने, इन्होंने 2 नए देश हैं जो कि नेटो के सदस्य बने हैं, परंतु जो युद्ध हो रहा है वो वहाँ पर उसी सीमित क्षेत्र में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, या यूक्रेन थोड़ा बहुत रूस के अंदर भी वहां पर हमले कर देता है। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आप देखिए, हमास में गाजा और इजराइल, हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है गाजा में, हिजबुल्ला भी आ गया, लेबनान में हूती भी आ गए, परंतु फिर भी वो उस सीमित क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूं जो अगर ईरान हमला नहीं करता है अमेरिका के एसेट्स पर, मिलिट्री एसेट्स पर, उनके जो सैनिक वहां पर स्थित हैं, स्थापित किए हुए हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करता है, तो ये फिर से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रहेगा।